आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके सम्मुख काई वर्ग परीक्षण के अंतर्गत एक द्वितीय विधि को लेकर के उपस्थित हुए हैं। यह द्वितीय विधि 2x2 सारणी अर्थात जब 2 रो हो और 2 कॉलम हो उसी दशा में प्रभावी है। यह विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बात है। कल जो विधि बताई थी उसका प्रयोग आप 3x3 सारणी यानी कि जब 3 रो और 3 कॉलम होंगे उस समय भी कर सकते हैं, लेकिन आज वाली विधि का प्रयोग हम एक दूसरे सूत्र की सहायता से बिना प्रत्याशित आवृत्तियां ज्ञात किए करना सीखेंगे। लेकिन ये केवल जब 4 आवृत्तियां होंगी यानी कि 2x2 सारणी होगी तभी विशेष रूप से प्रभावी होगी, तभी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा, तभी इसका प्रयोग किया जा सकेगा। इसमें हम काई वर्ग का मूल्य, अवलोकित आवृत्तियां अर्थात जो प्रश्न में हमारी आवृत्तियां दी गई हैं उन्हीं के आधार पर एक फॉर्मूला है, सीधे उससे कर लेते हैं। कल जो मैंने आपका उदाहरण दिया था उसी उदाहरण को ही लेकर के हम आज चलेंगे, लेकिन आज उस उदाहरण को हम द्वितीय विधि से ज्ञात करेंगे। कल हमारा उत्तर काई वर्ग का जो मूल्य आया था वो 0.0361 आया था। अगर हमारी विधि ठीक तरह से हमने गणना करी तो हमारा आज भी मूल्य वही प्राप्त होना चाहिए। प्रश्न और प्रश्न की सभी दशाएं उसी तरीके से हैं। उसी तरीके से हमें टेबल देखनी है, उसी तरीके से हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात करना है। सिर्फ यहां पे काई वर्ग काई स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करने का मेथड चेंज हो गया है। हम आपको उस मेथड को बताने का प्रयास कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम आपको प्रश्न समझा देते हैं। कल वाला प्रश्न ये था कि कोई तहसील है, उस तहसील के किसी हमने 120 गांव का नमूना लिया। उन 120 गांव में हमने वहां पे जो सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं उनका अध्ययन किया। 120 गांव में कुछ गांवों को सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त थीं, कुछ गांवों को सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त नहीं थीं। कुछ गांव मैदानी थे और कुछ गांव पठारी थे। हमने संपूर्ण 120 गांवों को स्तरीकृत किया। स्तरीकृत द्वारा हमने आवृत्तियां ज्ञात की। हमने ये जाना आंकड़ों से कि कितने गांव ऐसे हैं जो कि पठारी हैं, कितने गांव ऐसे हैं जो कि मैदानी हैं। 120 में से कितने गांव ऐसे हैं जो पठारी हैं। कुल 120 में से कितने गांव ऐसे हैं जो मैदानी हैं। फिर जितने पठारी गांव हैं, पठारी भाग में बसने वाले गांव हैं, उसमें से कितने ऐसे हैं जिनको सिंचाई की सुविधा प्राप्त है और कितने ऐसे हैं जिनको सिंचाई की सुविधा नहीं प्राप्त है। उसी तरीके से कितने जो गांव मैदानी हैं उनमें से कितनों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त है और कितनों को सिंचाई की सुविधा नहीं प्राप्त है। तो हमारा आंकड़ा ये प्राप्त हुआ कि कुल 120 गांव हैं। 120 गांव में 52 गांव पठारी हैं, 68 गांव मैदानी हैं। 52 पठारी गांव में से 20 गांव को सिंचाई की सुविधा नहीं प्राप्त है, 32 गांव को सिंचाई की सुविधा प्राप्त है।
ठीक उसी तरीके से 68 मैदानी भाग के गांव में से 25 को सिंचाई की सुविधा नहीं प्राप्त है, 43 को सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। इस प्रकार से देखा जाए पठारी और मैदानी दोनों भागों को, गांवों को मिला करके तो 120 में से 45 गांव असिंचित हैं और 75 गांव सिंचित हैं। ये आंकड़ा निकल के आया। अब हमें यह ज्ञात करना है कि ये जो धरातलीय बनावट है, पठारी और मैदानी भाग है, इसका और सिंचित सिंचाई का आपस में कोई संबंध है कि नहीं है। सबसे पहले हम शून्य परिकल्पना का निर्माण कर लेते हैं। शून्य परिकल्पना के अंतर्गत हम यह मानकर चलते हैं कि धरातलीय बनावट एवं सिंचित क्षेत्र में कोई गुण संबंध नहीं है। अब देखिए, कल हमने आप लोगों को एक विधि बताई थी काई वर्ग परीक्षण की। आज हम आपके सम्मुख काई वर्ग परीक्षण की दूसरी विधि को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप अपने जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको भेजा है उसको आप अपने सम्मुख खोल के रख लीजिए। उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले मैंने ये बताया है कि ये जो सारणी है ये 2x2 है, 2 रो 2 कॉलम वाली सारणी है। फिर इसके बाद में आज हम जिस सूत्र के आधार पे गणना करेंगे वो सूत्र है काई स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल N विद इन ब्रैकेट AD माइनस BC का होल स्क्वायर अपॉन विद इन ब्रैकेट A प्लस B इंटू विद इन ब्रैकेट C प्लस D इंटू विद इन ब्रैकेट A प्लस C इंटू विद इन ब्रैकेट B एंड D। ये फॉर्मूला है आपका। अब ABCD क्या है? अगर आपको ये ABCD समझ में आ जाए तो पूरा फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। आज मैं आपको बस इस फॉर्मूले को समझाऊंगा कि कितना आसान ये फॉर्मूला है अगर समझ में आ जाए। तो पहली वाली लाइन है जिसमें N लिखा हुआ है, फिर AD लिखा हुआ है और फिर BC लिखा हुआ है। AD में से BC को घटाया गया है और जो आया है उसका स्क्वायर किया गया है। AD, A इंटू D, A और D के बीच में गुणे का निशान है, ये ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से B और C के बीच में गुणे का निशान है। N क्या है? N आपका कुल गांव की संख्या है जिसका आपने नमूना लिया है, यानी कि 120। ठीक, ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा। जब N की बात आए तो N क्या है? कुल गांव जिनका आपने सर्वे किया है, जिनका आपने प्रतिदर्श लिया है, जिनका आपने न्यायादर्श लिया है, जिनका आपने नमूना लिया है। तो एक वैल्यू आपको पता लग गई N की। अब आपको देखना है AD क्या है, BC क्या है। अब आप इस सूत्र के नीचे लिखे हुई सारणी पे आइए। ये जो 4 फ्रीक्वेंसीज हैं, 4 आवृत्तियां हैं, 4 अवलोकित आवृत्तियां हैं, इनको ABCD से नामांकित किया गया है। जैसे पठारी भाग गांव के जो असिंचित गांव आते हैं उनको हमने A कहा है। पठारी भाग के अंतर्गत जो सिंचित गांव आते हैं उनको हमने B कहा है। मैदानी भाग के अंतर्गत जो असिंचित क्षेत्र आते हैं उनको हमने C कहा है और मैदानी भाग के अंतर्गत जो सिंचित गांव आते हैं उनको हमने D कहा है।
आप लोग भली भांति देख सकते हैं कि पठारी भाग जिसका मूल्य 20 है उसके बाद में हमने ब्रैकेट में ए लिखा है। पठारी भाग असिंचित गांव जिसका मूल्य 20 है उसके बाद ब्रैकेट में हमने ए लिखा है। फिर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं पठारी भाग सिंचित गांव जिसका मूल्य 32 है उसके ब्रैकेट में हमने बी लिखा हुआ है। फिर मैदानी भाग में आइए, जो असिंचित है मैदानी भाग और जिसका मूल्य 25 है ब्रैकेट में सी लिखा हुआ है। और वो मैदानी भाग जो सिंचित है उसका जिसका मूल्य 43 है उसके ब्रैकेट में हमने डी लिखा हुआ है। ये है ए बी सी डी। अब फॉर्मूला आपका है एडी माइनस बीसी, यानी कि ए गुणे डी और बी गुणे सी। अब आप नीचे देखिए आकर के, ए गुणे डी और बी गुणे सी, हमने क्रॉस का निशान लगाया है, यानी कि पठारी भाग असिंचित गांव का मूल्य 20 जिसको हमने ए कहा है उसका गुणा किया जाएगा मैदानी भाग सिंचित गांव का मूल्य जिसका है 43 डी से। ए गुणे डी, उसी प्रकार से बी का गुणा सी से किया जाएगा, यानी कि तिरछा। ए का डी से, बी का सी से। तो हमें क्या मूल्य मालूम हो जाएगा? हमें मूल्य पता लग जाएगा एडी और बीसी का। अब एडी और बीसी के मूल्य के बाद में ए प्लस बी, सी प्लस डी, ए प्लस सी, बी प्लस डी। इसके नीचे वाले तालिका में आइए, जब हम ए प्लस बी की बात करते हैं तो पठारी भाग के सिंचित और असिंचित दोनों का योग ए प्लस बी, और जब हम सी प्लस डी की बात करते हैं तो मैदानी भाग के सिंचित और असिंचित दोनों का योग, यानी कि ए और बी का योग, सी और डी का योग, 20 और 32 का योग, 25 और 43 का योग। इसके बाद जो हमारा है ए प्लस सी और बी प्लस डी। तो अब देखिए ए प्लस सी क्या है? असिंचित गांव के अंतर्गत जितने भी पठारी और मैदानी भाग आ रहे हैं उनका योग, और सिंचित गांव के अंतर्गत जितने भी पठारी और मैदानी गांव आ रहे हैं उनका योग, ए प्लस सी और बी प्लस डी। अब फॉर्मूला फिर से देखिए, तीनों टेबल आप लोग देख चुके हैं। पहले टेबल में आप लोगों ने देखा कि पहली सारणी में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से तिरछा गुणा किया गया है, ए का डी से, बी का सी से। उसके बाद की सारणी में आपने देखा कि किस तरीके से पहले आमने सामने का योग किया गया है, ए प्लस बी, सी प्लस डी, और उसके बाद किस तरीके से लंबवत योग किया गया है, ए प्लस सी और बी प्लस डी। इन तीनों के आधार पे अब हम मूल्य निकाल लेते हैं। फॉर्मूला देखिए हमारा क्या था फिर से, काई स्क्वायर टेस्ट इज इक्वल टू एन इंटू विद इन ब्रैकेट एडी माइनस बीसी का होल स्क्वायर। तो हमारा ए गुणे डी, बी गुणे सी। हमारा ए कितना है तालिका में देखिए 20 है, डी कितना है 43 है, ए को डी से गुणा किया कितना आ गया 860 आ गया। फिर बी गुणे सी। अब बी कितना है? बी हमारा 32 है, सी हमारा 25 है, बी को हमने सी से गुणा किया तो 800 आ गया। फिर हमारा ए प्लस बी, हमारा ए कितना है? हमारा ए 20 है। फिर बी कितना है? बी हमारा 32 है, ए प्लस बी 20 प्लस 32 52 आ गया। फिर सी प्लस डी, हमारा सी कितना है? 25 है, डी कितना है? 43 है। 25 और 43 को जोड़ा तो कितना आ गया? 25 और 43 को जोड़ा तो 68 आ गया। फिर हमारा ए प्लस सी, ए हमारा कितना है? 20 है, सी हमारा कितना है? 25 है, 20 और 25 को जोड़ा तो कितना आ गया? 45 आ गया। फिर हमारा बी प्लस डी, फिर बी कितना है? 32 है, डी कितना है? 43 है, 32 और 43 को जोड़ा तो कितना आ गया? 75 आ गया। और n हमारा कितना है? 120 है। अब सारी वैल्यूज को उठा के हम फॉर्मूले में रख देते हैं। तो फॉर्मूला n कितना था? 120 गुणे का निशान है, फिर ब्रैकेट शुरू है, एडी कितना है? 860 है, 860 माइनस है, फिर बीसी कितना है? 800 है,
800, फिर ब्रैकेट बंद, स्क्वायर, होल स्क्वायर, अपॉन, फिर हमारा ए बी कितना है 52 है, 52, फिर गुणे, फिर सी डी कितना है 68 गुणे सी डी यानी कि 68, फिर गुणे एसी है, एसी कितना है 45, फिर गुणे 45, फिर बीडी कितना है गुणे 75। अब 120 गुणे 860 में से 800 घटाया गया 60 आया, उसका स्क्वायर किया गया बटे 52 गुणे 68 गुणे 45 गुणे 75, इन सबको गुणा किया गया तो मूल्य जो हमें प्राप्त हुआ वो आप लोग अच्छी तरीके से देख रहे हैं। फिर इधर जो मूल्य हमें प्राप्त हुआ वो हमें हमें मूल्य प्राप्त हुआ है 4,32,000। ठीक है, इधर 4,32,000 में हमने जो गुणनफल हमारा आया है उससे भाग दे दिया है। तो जो हमारा ये जो गुणनफल आया है उस गुणनफल से जब हमने भाग दिया तो वो जो हमारा मूल्य आया वो आया 0.0361। इस 0.0361 हमारा कल जो मूल्य आया था वो कितना था, वो भी हमारा था 0.0361। ठीक है, दोनों मूल्य बराबर हैं, अतः जो हमारी जो गणना है वो सही है। अब इसी मूल्य को जो 0.0361 आया है, अब कल की तरीके से हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे कि कल हमारी निकल करके आई थी, एक निकल के आई थी रॉ माइनस R -1 C -1 के अंतर्गत, यानी कि रॉ में से एक घटा दिया, कॉलम में से एक घटा दिया, रॉ हमारी 2 थी कॉलम हमारी एक थी, दोनों को गुणा कर दिया, 2 - 1 2 - 1 1 × 1 = 1, यानी कि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल पे। हम कल की तरह टेबल देखेंगे। कल जब हमने टेबल देखी थी तो हमें ये ज्ञात हुआ था कि वहां पर जो सारणी का मूल्य है वो है 3.84। ठीक है, ये जो 3.84 है ये मान हमारे जो आज हमने टेबल के मान अभी अभी ये जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करी है काई स्क्वायर के मान की, यानी कि हमारा जो टेबल का मूल्य जो हमने देखा वो आया 3.841 और जो हमने आज मान ज्ञात किया वो है 0.0361। इसमें से हमारा आज ज्ञात किया हुआ मान कम है, टेबल का मूल्य अधिक है। जब टेबल का मूल्य ज्ञात किए हुए मूल्य से अधिक होता है तो हमारी शून्य परिकल्पना सही होती है। ठीक है, ये कंडीशन हमेशा याद रखिएगा। अगर आपने जो वैल्यू ज्ञात करी है वो वैल्यू टेबल के मूल्य से कम है, ठीक है, अगर ये हमारी आज की वैल्यू 3.841 से बहुत कम है तो हमारी शून्य परिकल्पना सही है। अगर यही वैल्यू टेबल के मूल्य 3.841 से अधिक होती तो हमारी शून्य परिकल्पना असत्य होती, सही नहीं होती, शून्य परिकल्पना निरस्त हो जाती। परंतु हमारी यह जो वैल्यू है 3.841 से कम है, 0.0361 आई है, अतः हमारी शून्य परिकल्पना सही है। इसका अभिप्राय है कि धरातलीय बनावट और सिंचित क्षेत्र में कोई साहचर्य नहीं है, कोई गुण संबंध नहीं है, दोनों लगभग स्वतंत्र हैं। आशा करता हूं यह जो द्वितीय फॉर्मूला या जो द्वितीय विधि मैंने आपको बताई है वो निश्चित ही आपके समझ में आई होगी। अब आप लोगों को इस संबंध में कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अनुराधा, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ये फॉर्मूला तभी लागू होगा। सीबी, दिलीप प्रसाद, हरिकांत राय, जयशंकर प्रसाद, कृष्ण कुमार राय, कुमारी बबीता, मधु, मनीषा,
पूजा, पूजा, पूनम, रोशन, रोशनी, सोनी, स्वीटी। ठीक, आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम पुनः एक नवीन उदाहरण के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों को समझाने के दृष्टिकोण से काई वर्ग परीक्षण के उदाहरण का सचित्र वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है। कृपया सुनिए, ध्यान से देखिए, समझिए और लाभान्वित होइए। धन्यवाद। आज हम आपके सम्मुख काई वर्ग परीक्षण की दूसरी विधि को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप अपने जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको भेजा है उसको आप अपने सम्मुख खोल के रख लीजिए। उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले मैंने ये बताया है कि ये जो सारणी है ये 2x2 है, 2 रो 2 कॉलम वाली सारणी है। फिर इसके बाद में आज हम जिस सूत्र के आधार पे गणना करेंगे वो सूत्र है काई स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल N विद इन ब्रैकेट AD माइनस BC का होल स्क्वायर अपॉन विद इन ब्रैकेट A प्लस B इंटू विद इन ब्रैकेट C प्लस D इंटू विद इन ब्रैकेट A प्लस C इंटू विद इन ब्रैकेट B एंड D। ये फॉर्मूला है आपका। अब ABCD क्या है? अगर आपको ये ABCD समझ में आ जाए तो पूरा फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। आज मैं आपको बस इस फॉर्मूले को समझाऊंगा कि कितना आसान ये फॉर्मूला है अगर समझ में आ जाए। तो पहली वाली लाइन है जिसमें N लिखा हुआ है, फिर AD लिखा हुआ है, तो फिर BC लिखा हुआ है। AD में से BC को घटाया गया है और जो आया है उसका स्क्वायर किया गया है। AD, A इंटू D, A और D के बीच में गुणे का निशान है, ये ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से B और C के बीच में गुणे का निशान है। N क्या है? N आपका कुल गांवों की संख्या है जिसका आपने नमूना लिया है, यानी कि 120। ठीक, ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा। जब N की बात आए तो N क्या है? कुल गांव, कुल गांव जिनका आपने सर्वे किया है, जिनका आपने प्रतिदर्श लिया है, जिनका आपने न्यायादर्श लिया है, जिनका आपने नमूना लिया है। तो एक वैल्यू आपको पता लग गई N की। अब आपको देखना है AD क्या है, BC क्या है। अब आप इस सूत्र के नीचे लिखे हुई सारणी पे आइए। ये जो 4 फ्रीक्वेंसीज हैं, 4 आवृत्तियां हैं, 4 अवलोकित आवृत्तियां हैं, इनको ABCD से नामांकित किया गया है। जैसे पठारी भाग गांव के जो असिंचित गांव आते हैं उनको हमने A कहा है। पठारी भाग के अंतर्गत जो सिंचित गांव आते हैं उनको हमने B कहा है। मैदानी भाग के अंतर्गत जो असिंचित क्षेत्र आते हैं उनको हमने C कहा है। और मैदानी भाग के अंतर्गत जो सिंचित गांव आते हैं उनको हमने D कहा है। आप लोग भली भांति देख सकते हैं कि पठारी भाग जिसका मूल्य 20 है उसके बाद में हमने ब्रैकेट में A लिखा है।
पठारी भाग असिंचित गांव जिसका मूल्य 20 है, उसके बाद ब्रैकेट में हमने ए लिखा है। फिर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं पठारी भाग सिंचित गांव जिसका मूल्य 32 है, उसके ब्रैकेट में हमने बी लिखा हुआ है। फिर मैदानी भाग में आइए, जो असिंचित है मैदानी भाग और जिसका मूल्य 25 है, ब्रैकेट में सी लिखा हुआ है। और वो मैदानी भाग जो सिंचित है उसका जिसका मूल्य 43 है, उसके ब्रैकेट में हमने डी लिखा हुआ है। ये है ए बी सी डी। अब फॉर्मूला आपका है ए डी माइनस बी सी, यानी कि ए गुणे डी और बी गुणे सी। अब आप नीचे देखिए आकर के, ए गुणे डी और बी गुणे सी, हमने क्रॉस का निशान लगाया है, यानी कि पठारी भाग असिंचित गांव का मूल्य 20 जिसको हमने ए कहा है उसका गुणा किया जाएगा मैदानी भाग सिंचित गांव का मूल्य जिसका है 43 डी से। ए गुणे डी, उसी प्रकार से बी का गुणा सी से किया जाएगा, यानी कि तिरछा ए का डी से, बी का सी से। तो हमें क्या मूल्य मालूम हो जाएगा? हमें मूल्य पता लग जाएगा AD और BC का। अब AD और BC के मूल्य के बाद में A प्लस बी, C प्लस डी, A प्लस सी, B प्लस डी, इसके नीचे वाले तालिका में आइए। जब हम A प्लस बी की बात करते हैं तो पठारी भाग के सिंचित और असिंचित दोनों का योग A प्लस बी, और जब हम C प्लस डी की बात करते हैं तो मैदानी भाग के सिंचित और असिंचित दोनों का योग, यानी कि A और B का योग, C और D का योग, 20 और 32 का योग, 25 और 43 का योग। इसके बाद जो हमारा है A प्लस सी और B प्लस डी। तो अब देखिए A प्लस सी क्या है? असिंचित गांव के अंतर्गत जितने भी पठारी और मैदानी भाग आ रहे हैं उनका योग, और सिंचित गांव के अंतर्गत जितने भी पठारी और मैदानी गांव आ रहे हैं उनका योग, A प्लस सी और B प्लस डी। अब फॉर्मूला फिर से देखिए, तीनों टेबल आप लोग देख चुके हैं। पहले टेबल में आप लोगों ने देखा कि पहली सारणी में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से तिरछा गुणा किया गया है, A का D से, B का C से। उसके बाद की सारणी में आपने देखा कि किस तरीके से पहले आमने सामने का योग किया गया है, A प्लस बी, C प्लस डी, और उसके बाद किस तरीके से लंबवत योग किया गया है, A प्लस सी और B प्लस डी। इन तीनों के आधार पे अब हम मूल्य निकाल लेते हैं। फॉर्मूला देखिए हमारा क्या था फिर से, काई स्क्वायर टेस्ट इज इक्वल टू n इंटू विद इन ब्रैकेट AD माइनस BC का होल स्क्वायर। तो हमारा A गुणे D, B गुणे C। हमारा A कितना है तालिका में देखिए 20 है, D कितना है 43 है, A को D से गुणा किया कितना आ गया 860 आ गया। फिर B गुणे C, अब B कितना है, B हमारा 32 है, C हमारा 25 है, B को हमने C से गुणा किया तो 800 आ गया। फिर हमारा A प्लस B, हमारा A कितना है, हमारा A 20 है, फिर B कितना है, B हमारा 32 है, A प्लस B 20 प्लस 32 52 आ गया। फिर C प्लस D, हमारा C कितना है 25 है, D कितना है 43 है, 25 और 43 को जोड़ा तो कितना आ गया, 25 और 43 को जोड़ा तो 68 आ गया। फिर हमारा A प्लस C, A हमारा कितना है 20 है, C हमारा कितना है 25 है, 20 और 25 को जोड़ा तो कितना आ गया 45 आ गया। फिर हमारा B प्लस D, फिर B कितना है 32 है, D कितना है 43 है, 32 और 43 को जोड़ा तो कितना आ गया 75 आ गया, और n हमारा कितना है 120 है। अब सारी वैल्यूज को उठा के हम फॉर्मूले में रख देते हैं। तो फॉर्मूला n कितना था 120 गुणे का निशान है, फिर ब्रैकेट शुरू है, AD कितना है 860 है, 860 माइनस है, फिर BC कितना है 800 है, 800, फिर ब्रैकेट बंद, स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन, फिर हमारा AB कितना है 52 है, 52,
फिर गुणे, फिर CD कितना है 68 गुणे CD यानी कि 68, फिर गुणे AC है, AC कितना है 45, फिर गुणे 45, फिर BD कितना है गुणे 75। अब 120 गुणे 860 में से 800 घटाया गया 60 आया, उसका स्क्वायर किया गया बटे 52 गुणे 68 गुणे 45 गुणे 75, इन सबको गुणा किया गया तो मूल्य जो हमें प्राप्त हुआ वो आप लोग अच्छी तरीके से देख रहे हैं। फिर इधर जो मूल्य हमें प्राप्त हुआ वो हमें मूल्य प्राप्त हुआ है 4,32,000। ठीक है, इधर 4,32,000 में हमने जो गुणनफल हमारा आया है उससे भाग दे दिया है। तो जो हमारा ये जो गुणनफल आया है उस गुणनफल से जब हमने भाग दिया तो वो जो हमारा मूल्य आया वो आया 0.0361। इस 0.0361 हमारा कल जो मूल्य आया था वो कितना था, वो भी हमारा था 0.0361। ठीक है, दोनों मूल्य बराबर हैं, अतः जो हमारी जो गणना है वो सही है। अब इसी मूल्य को जो 0.0361 आया है, अब कल की तरीके से हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे कि कल हमारी निकल करके आई थी, एक निकल के आई थी रॉ माइनस R-1 C-1 के अंतर्गत, यानी कि रॉ में से एक घटा दिया, कॉलम में से एक घटा दिया। रॉ हमारी 2 थी, कॉलम हमारी 1 थी, दोनों को गुणा कर दिया। 2 - 1 2 - 1 1 × 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल पे। हम कल की तरह टेबल देखेंगे। कल जब हमने टेबल देखी थी तो हमें ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पर जो सारणी का मूल्य है वो है 3.84। ठीक है, ये जो 3.84 है ये मान हमारे जो आज हमने टेबल के मान अभी ये जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करी है काई स्क्वायर के मान की, यानी कि हमारा जो टेबल का मूल्य जो हमने देखा वो आया 3.841 और जो हमने आज मान ज्ञात किया वो है 0.0361। इसमें से हमारा आज ज्ञात किया हुआ मान कम है, टेबल का मूल्य अधिक है। जब टेबल का मूल्य ज्ञात किए हुए मूल्य से अधिक होता है तो हमारी शून्य परिकल्पना सही होती है। ठीक है, ये कंडीशन हमेशा याद रखिएगा। अगर आपने जो वैल्यू ज्ञात करी है वो वैल्यू टेबल के मूल्य से कम है। ठीक है, अगर ये हमारी आज की वैल्यू 3.841 से बहुत कम है तो हमारी शून्य परिकल्पना सही है। अगर यही वैल्यू टेबल के मूल्य 3.841 से अधिक होती तो हमारी शून्य परिकल्पना असत्य होती, सही नहीं होती, शून्य परिकल्पना निरस्त हो जाती। परंतु हमारी यह जो वैल्यू है 3.841 से कम है, 0.0361 आई है, अतः हमारी शून्य परिकल्पना सही है। इसका अभिप्राय है कि धरातलीय बनावट और सिंचित क्षेत्र में कोई साहचर्य नहीं है, कोई गुण संबंध नहीं है, दोनों लगभग स्वतंत्र हैं। आशा करता हूँ यह जो द्वितीय फॉर्मूला या जो द्वितीय विधि मैंने आपको बताई है वो निश्चित ही आपके समझ में आई होगी।